हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजय रमा से शादी करके घर पर आया था। संजय को शादी के जोड़े में देखकर संजय की माँ संजय से कहती है, संजय बेटा, ये क्या है? हाय दया देवर जी, सच में ये क्या कर दिया आपने? और ये कौन है? बिन बताए आपने इस अनजान लड़की से शादी भी कर ली। माँ, भाभी, ये मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। अरे देवर जी, वो तो दिख रहा है कि आप दोनों शादी के जोड़े में हैं और आप दोनों शादी के जोड़े में खड़े होकर कोई टीवी सीरियल की एक्टिंग तो करेंगे नहीं। हम जानते हैं कि आप दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन ये लड़की कौन है और इसका स्टेटस क्या है? ये हमारे खानदान से जुड़ने लायक है भी या नहीं? हाँ संजय, जवाब दे अपनी भाभी का। माँ, ये अनाथ है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि गरीब और अनाथ है, इसलिए आप मेरी शादी रमा से नहीं करवाती। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था। और इसलिए तूने इससे यूं इस तरह शादी कर ली? हाँ बिल्कुल माँ, और अब ये इस घर की बहू है। अगर इसको किसी ने भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजय की बात सुनकर रवीना अपने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है और अपने सर पर हाथ रखे हुए ही बोलती है, हे भगवान, मैंने तो न जाने क्या क्या सपने संजोए थे अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरे सारे सपने ही एक झटके में तोड़ दिए। अरे बेटा, तुझे क्या लगता है तेरी माँ के अंदर दिल नहीं है? तेरी माँ के अंदर भी दिल है बेटा। अरे एक बार मुझे बोलकर तो देखता, तो मैं तेरी शादी खुद ही इस लड़की से करवाती। कम से कम मुझे समाज ये तो नहीं बोलता कि देख तेरे बेटा खुद ही तेरे लिए बहू ले आया। रवीना ये सब बोल ही रही थी कि तभी रमा अपनी सास के पास आती है और उसको उठाते हुए कहती है, मम्मी जी, मैं भले ही अनाथ हूँ, लेकिन माँ बाप की कदर क्या होती है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं मम्मी पापा के प्यार के लिए भले ही तरसती रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको ही अपनी माँ मानूंगी और अब से आप ही मेरी असली माँ हैं। ओ हेलो, दूर समझी, मेरी माँ जी से बिल्कुल दूर रहो। तुम्हें तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मम्मी जी देख लेना, ये आपको आपके बेटे से दूर कर देगी। रवीना रागिनी की बात का कोई जवाब नहीं देती। तो वहीं संजय अपनी पत्नी रमा को वहाँ से लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो रमा अपनी सास के पास आती है और उससे बोलती है, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। आज खाने में क्या बनाऊं? तेरी मर्जी है बहू, कुछ भी बना ले। क्योंकि रमा गरीब घर से थी, इसीलिए उसको अमीरों का रहन सहन नहीं पता था। और जब वो अमीरों की रसोई में जाती है तब वो रसोई देखकर हिल जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, इतनी बड़ी रसोई तो बस मैंने टीवियों में ही देखी है, लेकिन यहाँ क्या चीज कहाँ रखी है मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मम्मी जी से पूछना सही रहेगा? नहीं, दीदी से ही पूछ लेती हूँ। कहीं मम्मी जी ने डांट लगा दी तो दीदी से ही पूछना सही रहेगा। उसकी मदद रागिनी कर देगी। ये सोचकर वो अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे बोलती है, दीदी क्या है? क्यों परेशान करने आई हो यहाँ पर? वो दीदी, मैं ये पूछने आई थी कि रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है, एक बार आप बता देती तो। इस घर में मैं तुम्हें नौकरानी दिखाई दे रही हूँ? हाँ नहीं दीदी, मैंने ऐसा कब कहा? जब ऐसा नहीं है तो मेरे पास क्यों आई हो ये सब पूछने के लिए? घर में तुझे नौकर नहीं दिख रहे क्या? उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ। तू तो गरीब भिखारी है और तुझे कैसे पता होगा हम अमीरों का रहन सहन? क्यों, सही कहा ना मैंने? बेचारी रमा अपनी नजरें झुकाए खड़ी रहती है और रागिनी उसका मजाक बना रही थी कि तभी वहाँ पर रवीना आती है और रागिनी को उसका मजाक बनाता हुआ देखकर रवीना रागिनी से कहती है, क्या हुआ रागिनी, तुम इसका इस तरह मजाक क्यों बना रही हो? अब माँ जी, इसका मजाक न बनाऊं तो क्या ही करूं? ये गवार कहीं भी मुझसे कुछ भी पूछने आ जाती है कि रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है। इसको आप ही समझाओ कि यहाँ हमने नौकर रखे हुए हैं, इसलिए ये मुझसे ना पूछे। रागिनी, ये बात तुम छोटी बहू को प्यार से भी बोल सकती थी ना? सॉरी माँ जी, पर मैं इस गरीब फटीचर को अपनी देवरानी कभी नहीं अपनाऊंगी। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। रमा बहू, हॉल में नौकर होंगे, तुम उनसे पूछ लो क्या चीज कहाँ रखी हुई है। जी मम्मी जी। इस तरह अब रमा और नौकरों से पूछती है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, जिसके बाद सभी नौकर उसको रसोई का सारा सामान बता देते हैं। कुछ समय बाद मसाले पीसने के लिए रमा सिलबट्टा ढूंढती है, लेकिन उसको सिलबट्टा नहीं मिलता और इसलिए अब रमा एक बार फिर अपने नौकर से कहती है, काका, यहाँ सिलबट्टा कहाँ है? वो मुझे मसाले पीसने हैं। छोटी बहू रानी, यहाँ पर सिलबट्टा नहीं होता, वो आप मिक्सी देख रही हैं, इसमें ही मसाले पिस जाते हैं।
आप मसालों को उसमें पीस लीजिए। जी काका जी। हे भगवान, मुझे तो इस मशीन में मसाला पीसना आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? रमा खुद से ये सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। इसीलिए वो दाल चावल और खीर बना देती है। और जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो रमा की जेठानी रागिनी कहती है, रमा, तुम्हें और खाना बनाना नहीं आता है क्या? दीदी वो मैं। हाँ बहू बता, क्या तुझे बनाना नहीं आता है या तुझे समझ नहीं आ रहा था? अगर समझ नहीं आ रहा था तो पूछ लेना चाहिए था ना। मम्मी जी, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि इस भिखारी को अपनी बहू के रूप में मत अपनाओ, लेकिन आप हो कि जो मेरी बात को माना ही नहीं। मेरी छोटी बहू लगाए बैठी रहती हो बस। ये क्या बोल रही हैं भाभी आप? अरे रमा से जैसा हुआ, जितना हुआ उसने वो किया। आखिर आप उसको ऐसा कैसे बोल सकती हैं? देवर जी, भला क्यों ना बोलूं? अमीर की रसोई में गरीब घुस गया हो तो उसको किसी चीज का पता कैसे होगा? बस बहुत हो गया। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है, वहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। चलो रमा। नहीं संजय जी, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं भले ही अनाथ हूँ, लेकिन मैं एक बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। इतना बोलकर रमा अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे संजय भी जाता है और रमा से कहता है, रमा, आखिर कब तक तुम अपने आप को इस तरह ठेस पहुँचाओगी? संजय जी, मैं जानती हूँ यहाँ मुझे अपनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस घर में सभी के दिल में जगह बना कर रहूंगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मम्मी जी ने मुझे अपनी बहू का दर्जा दे ही दिया है। बस वो कभी कभी आपकी बड़ी बहू यानी दीदी की बात में आ जाती हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द ही उनके दिल में भी अपनी जगह बना लूंगी। लेकिन संजय जी, एक दिक्कत है। बोलो। संजय जी, मुझे अमीरों की रसोई के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उनके खाने के बारे में। और मैं जानती हूँ कि सभी के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। तो इस हालात में मैं क्या करूँ? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम्हारी मदद करूँगा। अब क्या था, संजय अपनी पत्नी की मदद करता है और अब उसको अमीरों की रसोई के बारे में सब बताता है। रमा, यह है चिमनी। जब हम खाना बनाते हैं तो इसको चालू कर देते हैं ताकि रसोई का सारा धुआं बाहर निकल जाए और घर में कोई सफोकेशन ना हो। यह है मिक्सी। इसको हम मसाले को पीसने के साथ जूस बनाने के उपयोग में भी लाते हैं, पर जूस बार अलग होता है। और यह है ओवन। इसको हम पिज्जा जैसी चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। संजय जी, ये सब तो पता चल गया, लेकिन अब मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे यूट्यूब है ना, उससे देखकर सब कुछ बना सकती हो तुम। अब क्या था, संजय रमा की मदद करता है और रमा सभी के लिए अच्छा सा खाना बनाती है। अब रमा को भी अमीरों की रसोई का इस्तेमाल करना आ गया था। और अब जब सभी लोग रमा के हाथों का खाना खाते हैं तो रागिनी अपने मन में कहती है, ये इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती है? अमीरों की रसोई में ये गरीब घुसकर खाना बनाना सीख ही गई। अरे वाह बहू, क्या खाना बनाया तूने? तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। रागिनी बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। रवीना के मुंह से तारीफ सुनकर रमा को काफी अच्छा लगता है। साथ ही अब रमा अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लेती है, सिवाय अपनी जेठानी के, क्योंकि रमा खाना अच्छा बनाती थी, इसीलिए रागिनी उससे जलती थी। लेकिन जलने वालों का कर भी क्या सकते हैं, वो तो यूं ही जलते रहेंगे। पर रमा ने अपनी सास के दिल में अब जो जगह बनाई थी उसकी बात ही अलग थी। रमा अपने पति और ससुराल में खुशी से रहने लगी थी। प्राची घर का सारा काम करके अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास रेखा उसके बाल पकड़ती है और जमीन पर गिराते हुए बोलती है, महारानी, तुझे काम नहीं करना है क्या, जो अपने कमरे में आराम फरमाने चली? माँ जी, सारा काम हो गया, आप चाहे तो देख लो। काम हो गया? अरे पागल मत बना। काम हो गया होता तो मैं तुझे क्यों बोलती? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? और अगर काम हो गया है तो घर के पर्दे ही साफ कर दे। माँ जी, अभी 4 दिन पहले ही तो आपने घर के पर्दे धुलवाए हैं मुझसे, और फिर आज बार बार धोने से पर्दे साफ हो या ना हो, लेकिन कपड़ा जरूर खराब हो जाता है। तेरी माँ ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि तू अपने ससुराल के पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई लेकर जाती रही, और अब जब काम बोल रही हूँ तो बहाने बना रही है। माँ जी, मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मुझे महसूस हुआ। और आपने मेरी माँ के इलाज में पैसे दिए हैं, लेकिन इसके बदले आपने मुझे कितनी गालियाँ भी तो दी हैं। अब तो मुझसे जुबान लड़ा रही है, इतनी भी अकल नहीं है कि अपनी सास से कैसी बात की जाए। चल उठ और पर्दे साफ कर दे।
पर्दे जरा भी खराब हुए तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगी मैं। तेरी माँ के इलाज में पैसे दिए हैं और 4 दिन बाद तेरी माँ मर भी गई। अब वो सारे पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे। माँ जी, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? और आपने अगर किसी की मदद कर भी दी तो आप इतना क्यों बोल रही हो? किसी के जाने के बाद भी आपको बस अपने पैसों की ही पड़ी है। हाँ, मुझे मेरे पैसों की ही पड़ी है, क्योंकि ये पैसे मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। अब तो तेरी माँ की 13वीं भी हो गई है, तो अब बाहर जा और काम ढूंढ। माँ जी, लेकिन अरुण जी को पता चला तो वो मना करेंगे। वो सब मुझे नहीं पता, ये तुझे ही देखना है कि मेरे बेटे को ये सब ना पता चले और मेरा कर्ज भी चुका दे तू। चल, अब पहले तो जो काम बोला है वो कर। रेखा अपनी बहू को काफी सुनाती है और काम भी करवाती है। रेखा को अपनी बहू से जरा भी लगाव नहीं था, इसलिए वो तो बस यही देखती है कि कहीं भी उसकी बहू से कोई भी गलती हो और वो अपनी बहू को सुनाने लग जाए। प्राची बेचारी अपनी सास की खरी खोटी सुनने के बाद भी चुप रह जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्राची बाजार से सब्जियां लेकर आ रही होती है कि घर के पास आते आते उसे चक्कर आ जाता है। रेखा की पड़ोसन हेमा उसे अपने घर ले जाती है और पानी पिलाते हुए कहती है, अरे प्राची बहू, क्या हुआ? तू अचानक से चक्कर खाकर कैसे गिर गई थी? सब ठीक तो है ना? आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? माँ जी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। बहू, तू ये क्या बोल रही है? अरे भला रेखा क्यों गुस्सा करेगी? तुझे चक्कर आ गए हैं, वो तो तेरे लिए और परेशान हो जाएगी। बहू, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरी सास को बुलाती हूँ। नहीं आंटी जी, आप माँ जी को मत बुलाओ और मेरा थैला दे दो, मैं अपने घर जा रही हूँ। बहू, तुझे चक्कर आ गए थे, इसलिए तेरा सब्जियों का थैला वहीं गिर गया था और गाड़ी भी आ जा रही थी, इसलिए सब्जियां वहाँ से उठाने लायक नहीं बची थी। तू घर अकेले कैसे जाएगी? मैं तेरी सास को बुलाती हूँ। हेमा इतना बोलकर रेखा को लेने चली जाती है। जैसे ही रेखा देखती है कि प्राची उसकी पड़ोसन के घर पे आराम कर रही है, रेखा को यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, मैंने तुझे सब्जियां लेने भेजा था और तू यहाँ पड़ोसी के घर आराम कर रही है, और मुझे हेमा ने बताया कि तूने सारी सब्जियां भी बर्बाद कर दी। पैसे क्या तेरे बाप देता है जो बर्बाद करती है? अरे रेखा, तू बहू पर इतना क्यों गुस्सा कर रही है? बेचारी को चक्कर आ गया था, तुझे तो उसकी हालत पूछनी चाहिए और तू है कि बहू को ही सुना रही है। ये सुनाने के लायक ही है, ये मेरी कर्जदार है और अब देखो नुकसान करके कर्जा बस बढ़ा ही रही है। तू इसकी सास है, अपनी सास की कोई कर्जदार थोड़ी होता है भला। तू नहीं जानती, इसकी तो आदत ही है हर किसी के आगे मासूम बन जाती है ताकि लोग इसकी तरफदारी करें, लेकिन ये तरफदारी के नहीं बल्कि गालियाँ खाने के लायक है। माँ जी, सच में मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे चक्कर आ गए थे, मुझे माफ कर दो मुझे माँ जी। अगर मैं तुझे माफ करने लगी तब तो तेरी ये हरकतें ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, तब जाकर तुझे अकल आएगी और तब तू आगे ऐसे कभी गलती करेगी ही नहीं। रेखा अपनी बहू को वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाती है। यह सब हेमा देखती है, उसे प्राची के लिए काफी बुरा लगता है। रेखा उसे घर ले जाकर काफी मारती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाता है। रेखा का प्राची पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन प्राची पानी पी रही होती है कि तभी रेखा उसके हाथ से पानी का गिलास जमीन पर गिरा देती है और थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तू यहाँ पानी पी रही है? पानी के लिए पैसे है तेरे पास? मेरा कर्जा चुका, तब जाकर तुझे मैं घर का एक अन्न का दाना छूने दूंगी। कल मुही कहीं की, जब से आई है तब से बस खाए ही जा रही है। माँ जी, आप इतना अत्याचार क्यों कर रही हो? आप बार बार अपना कर्जा गिनाती रहती हो। आपने मुझसे नौकरों की तरह बर्ताव किया है। कभी मैंने आपसे कुछ बोला कि मुझे उसके पैसे चाहिए? तू इस घर की बहू है, घर के सारे काम करना तेरा फर्ज है और तू ये बोल रही है कि तुझे घर के काम करने के लिए पैसे चाहिए। अब तेरी इतनी जुबान चलने लगी कि तू मुझसे पैसे मांगेगी। माँ जी, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं तो बस आपको इतना बता रही हूँ कि आप जो भी कर रही हैं वो गलत है। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो आप मेरी सास हो,
आपका मेरे ऊपर कर्जा कैसे हो सकता है? कर्जा इसलिए है क्योंकि ये मेरा घर है, और अगर मेरे घर से या मेरे पैसों से 1 रुपया भी तेरे पास गया है तो वो तेरे ऊपर कर्जा ही है। और मुझसे जुबान तभी लड़ाइयो जब कर्जा दे सके मुझे। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी दुष्ट सास निकलेंगी। अरे अपनी बहू को इतना क्यों परेशान कर रही हैं? मेरा ना सही, कम से कम अरुण जी का तो सोचिए आप। बहुत दिनों से तुझे कोई खुराक नहीं मिली ना, तभी तू इतना फड़फड़ा रही है। रुक, आज मैं तेरे पंख काटूंगी नहीं बल्कि तोड़ ही दूंगी। आज के बाद तू बोले लायक ही नहीं रहेगी। रेखा अपनी बहू को बहुत मार रही होती है और मारने की आवाज भी बाहर तक जा रही होती है। जोर जोर से मारने की आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन हेमा दूसरी पड़ोसन सरिता से बोलती है। सरिता सुन रही है तो ये आवाजें? ये रेखा आज फिर अपनी बहू को मार रही होगी। अरे मैं तो बेचारी उसकी बहू के बारे में सोचती हूँ। वो अपनी सास के कितने जुल्म सह रही है और कुछ बोल भी नहीं रही। आज तो आवाजें काफी जोर जोर से आ रही हैं। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर बोलने गए तो ये सबसे पहले हमारा ही गला पकड़ेगी। मुझे तो प्राची बहू का दुख देखा ही नहीं जाता। क्यों ना हम अरुण को फोन करके बुला ले, और अब तो वो ही कुछ कर सकता है, वरना इस रेखा में तो कोई शर्म लिहाज ही नहीं बचा है। हाँ तो सही कह रही है, मेरे पास अरुण का नंबर भी है। रुक, मैं उसको अभी फोन करके बुलाती हूँ। हेमा अरुण को फोन करके बुलाती है। जैसे ही अरुण अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि प्राची मर चुकी थी और उसकी माँ घर से भागने की तैयारी कर रही थी। रेखा को सरिता और हेमा पकड़ लेते हैं और अरुण के सामने लाकर सरिता बोलती है, अरुण बेटा, तेरी माँ ने ही तेरी बहू को मारा है। हाँ, और बार बार कर्जा भरने को भी कहती रहती थी। बेटा, मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन प्राची कर्जा ही नहीं चुका रही थी मेरा। अरे अपनी माँ का इलाज इसने हमारे पैसों से किया था, जो देने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए बस मैं डरा ही रही थी इसे। माँ बस करो, आपने मेरी बीवी का कत्ल कर दिया और अब बहाने बना रही हो। आपके सीने में दिल नहीं है। अरे कर्जा कर्जा कर रही हो, इस हिसाब से तो आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं भी आपका कर्जदार हूँ। अरे मुझे भी मार दो ना। अरुण अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।